सो हेलो प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ विजय और दोबारा से आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम कोल्ड वॉर का चैप्टर कर रहे थे। आई होप आप सभी ओके होंगे और आपने अगर वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट देखा है तो आप काफ़ी हद तक वीडियो के तीसरे पार्ट को रिलेट कर पाओगे। तो अगर आपने वीडियो का तीसरा पार्ट नहीं देखा है और दूसरा पार्ट पहला पार्ट नहीं देखा है, देन जाके उसे वॉच आउट करिए, जब जाके आपको वीडियो का तीसरा पार्ट समझ में आएगा। अच्छा, एक और बात कि लाइव क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लाइव क्लास के अंदर बच्चे कह रहे हैं कि कुछ ब्लरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पूरे चैप्टर की हम एक दिन शेड्यूल्ड करके आपको बता सकते हैं। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक दिन में पूरे एक चैप्टर की रिवीजन जो है वो लाइव हम ले सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, वीडियो के पार्ट्स आप देखते रहिएगा और उसके बाद अगर आपको क्या कहते हैं साथ में नोट्स चाहिए तो वो भी हम विद इन अ मंथ के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से भी अगर अपडेट जो भी आती रहती है आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सो उस पर बने रहिएगा। देखते हैं अब जल्दी वीडियो के तीसरे पार्ट में क्या क्या है। हम बेसिकली इस तीसरे पार्ट में ये बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट देखा हो तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम डेवलपमेंट के बारे में जान रहे थे। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कोल्ड वॉर की शुरुआत वैसे तो 1917 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एविडेंस ये बताते हैं कि इसके फ्रेज अलग अलग है। एविडेंस में हमने पहले वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करा था कि 1946 से लेके 1945 के बीच में यूएसएसआर के साथ और साथ में कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश करी थी। आज हम वीडियो में दूसरे फ्रेज के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि 1953 से लेके 1963 तक मेन ऐसे कौन से इवेंट्स हुए थे जिसमें कोल्ड वॉर को बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, बढ़ावा मिल सकता था। तो यानी कि अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है तो आपको टाइमलाइन के हिसाब से वीडियो को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपकी बुक के अंदर जब आप पढ़ने जाओगे तो एक सही टाइमलाइन के हिसाब से नहीं बताया गया है। कोई चीज़ आगे लिखी हुई है, कोई चीज़ पीछे लिखी हुई है, लेकिन मैं इसमें आपको टाइमलाइन टू टाइमलाइन बताने की कोशिश करूंगा जिससे चैप्टर आपके दिमाग में टाइमलाइन के हिसाब से मेमोराइज आसानी से हो जाए। ओके, सो लेट मी स्टार्ट बाय क्विक रिवीजन। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1953 से लेकर 1963 के बीच में। अब यहाँ पे सबसे पहला इवेंट ये होता है, देखिए समय के साथ साथ क्या होता है कि दोनों देशों के अधिकारी बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1953 के अंदर अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक नए राष्ट्रपति चुने गए जिन्हें आप आइजनहावर के नाम से जानते हैं। इन्होंने भागदौड़ संभाली और यहाँ पे जो यूएसएसआर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, इन्हें चुना गया निकिता खुर्शेव को। तो निकिता खुर्शेव, बहुत से लोगों को लगता है यार कोई लड़की तो नहीं है ये, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है क्लासेस में जब मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि यार निकिता खुर्शेव कोई लड़की है क्या। नहीं, रशियन नेम है, दैट इज वाई इसका नेम थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा है। बट यहाँ पे यूएसएसआर और यूएसए में जो मेन बड़े लीडर्स थे उन्होंने, आप देख सकते हो, इस तरीके की भागदौड़ संभालने की कोशिश की थी। अब इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है क्लियरली, ये 1953 से 1961 तक रहे थे। ठीक है, और ये जो है ये भी 1953 से लेकर 1964 तक रहे थे। ये वो वाला टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे निकिता खुर्शेव ने कोल्ड वॉर को अपने पीक पर पहुंचा दिया था। तो पीक इन द सेंस कोल्ड वॉर का सबसे पीक पॉइंट जो था वो क्यूबा मिसाइल संकट है। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकटों को क्या किया गया, किताबों में सबसे पहले फ्रंट में समझा दिया गया है। जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यार असल में उसके पीछे की हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है वो तो समझ में नहीं आता है। सो दैट इज वाई मैं आपको टाइमलाइन थ्रू टाइमलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट मी स्टार्ट 1953 से पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 1949 के अंदर यूएसएसआर के द्वारा एक तरीके का न्यूक्लियर टेस्टिंग कर देना। न्यूक्लियर टेस्ट समझते हैं, पहली बार 19 अगस्त 1949 के अंदर आणविक परीक्षण, मॉलिक्यूल टेस्टिंग कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी? यूएसएसआर के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोवियत यूनियन ने सबसे पहले सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। ये उस टाइम पीरियड पे 22 किलो का था, किलो का कह रहा हूँ, 22 किलो टन का। अच्छा, 22 किलो टन के अंदर कितना केजी होता है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके,
हाँ, ये है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा गया था उसके मुकाबले में ये बम बहुत छोटा है। इस बम का नाम आप देख सकते हैं RDS, RDX नहीं है, RDS-1, RDS-1 नाम से इसको कोडेड करा जाता है इस बम को। जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरे गए थे उनको किस नाम से कोड किया जाता है, कोडेड नेम होते हैं ना, तो आपको कोडेड नेम बताने हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे कौन सा बम गिरा गया था। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रशिया यानी कि USSR ने पूरी तरीके से जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझ में आया है कि जो USSR है वो अपनी पावर को मैं कह सकता हूँ आर्म्स रेस में बहुत आगे लेके जा रहा है। उन्होंने यही नहीं बल्कि ये सारे वो जोन है जहाँ जहाँ पे रशिया USSR ने, आप देख सकते हो, अपने अपने इलाकों के अंदर परमाणु परीक्षण करे हुए थे, न्यूक्लियर टेस्टिंग करी हुई थी, ये सारे वो इलाके। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कब ये हुआ भाई, ये हुआ अगस्त में। कब हुआ, 29 अगस्त में। इसकी वजह से अमेरिका को डर लगा और अमेरिका ने देन फाइनली नाटो बनाया। नाटो उन्होंने कब बनाया, आप देख सकते हो 1949 में ही, लेकिन वो इंसिडेंट अगस्त में हुआ था और इन लोगों ने 12 नवंबर 1949 में एक तरीके का नाटो अलायंस कर लिया 12 देशों के साथ मिलके, और ये कहा कि एक देश पे हमला मतलब सभी देशों पे हमला। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि यूरोप की कंट्री को बचा लिया। अब 1949 का मुद्दा ये तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद अमेरिका एक और चीज करता है, वो था सीटो। आप देख सकते हो सीटो के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। सीटो की ये सारी अच्छी अच्छी बातें थी उस टाइम पीरियड पे, लेकिन सीटो बाद में जाके फ्लॉप हो चुका था। आप देख सकते हो, ये मैंने वीडियो के पहले पार्ट में भी बताया था। अब यहाँ पे ना नाटो और सीटो जब अमेरिका के द्वारा चलाए गए थे और अमेरिका ने USSR ने पहले ही न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी थी, तो यहाँ पे एक तो नाटो के खिलाफ और एक तरीके के सीटो के खिलाफ अब यहाँ पे USSR भी एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द वार्सो पैक्ट। ओके, ये वार्सो पैक्ट है, ये पोलैंड के अंदर एक जगह है वार्सो, और यहाँ पे वार्सो पैक्ट 14 मई 1955 में किया गया था। इसका डिसॉल्व तो हो चुका था क्योंकि जब USSR कंट्री खत्म हो गई तो 1 जनवरी 1999 में डिसॉल्व हो चुका था, लेकिन ये एक मिलिट्री अलायंस था। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया के अंदर हमें देखने को मिल सकता था। इसका मेन काम क्या था, मेन काम था शांति और समाजवाद को बढ़ावा देना, मतलब वही साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देना, जो कंट्री इनके साथ आएगी उनको सहयोग देना, कलेक्टिव डिफेंस देना और मैत्री दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप निभाए रखना। मतलब सेम वही चीज जो कभी नाटो ने 1949 में करी थी, लेकिन ये एक मिलिट्री अलायंस इसीलिए था क्योंकि 1949 के अंदर 1949 के अंदर USSR ने एक तरीके का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था और इन्होंने उन सारी कंट्री को जोड़ने की कोशिश करी जो कंट्रियां वेस्टर्न अलायंस के साथ नहीं थी, जैसे अर्मेनिया है, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड के अंदर तो वारसा ही था, तो वहाँ तो वो संधि ही हुई थी ना, वार्सो संधि से बोला था, दैट इज वाई उसका नाम वार्सो पैक्ट पड़ा था। और यहाँ पे जोसेफ स्टालिन ने इसको चलाने की कोशिश करी थी। तो मेन मकसद क्या, मेन मकसद है नाटो को और साथ में सीटो सेंटो को मुंहतोड़ जवाब देना। और यहाँ पे पूरा वर्ल्ड अब फाइनली पूरा का पूरा वर्ल्ड एक पूरी एक्सप्लोसिव वे में एक अलग विचारधाराओं के अंदर बट गया था। अलग विचारधारा कौन सी थी आप देख सकते हो, जो रेड डॉटेड में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, वो विचारधारा है आपकी USSR की। सो दिस इज USSR, आपको लाल में दिख रहा होगा। उसके बाद नाटो अलायंस, ये पूरा नाटो अलायंस है जो 12 देशों के साथ मिलके बना था, तो ये नाटो अलायंस हो गया। उसके बाद USA, इनकी तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है ही अलग से। अब यहाँ पे चाइना किसी के साथ नहीं है, ठीक है, इंडिया किसी के साथ नहीं है, प्रो सोवियत बाद में जाके ये उनसे अलग हुए, सीटो अलग है, और न्यूट्रल्स जो किसी के साथ विलय ही नहीं हुए, वाइट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो किसी के साथ गए ही नहीं। तो ये पूरा वर्ल्ड ना एक विचारधाराओं में बट गया। अब जब पूरा वर्ल्ड एक विचारधारा में बट गया तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1949 के अंदर जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी और USSR ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी और वहाँ पे उसके अगेंस्ट में नाटो बना दिया गया USA के द्वारा,
और यहाँ पे बड़े बड़े फैसले इन कंट्री के द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि दे आर मोर डेवलप्ड देन द इंडिया ऑन दैट टाइम। हम तो वैसे भी गुलाम थे, आपको पता है हम लोग गुलाम थे। हम लोग तो उस समय क्या कर रहे थे, हमें चाहिए आज़ादी, भारत मांगे आज़ादी, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, हम ये सपने देख रहे थे। और उस टाइम पीरियड में हमने सोचा नहीं था कुछ भी कि हम कुछ करने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अब तीसरी दुनिया खड़ी होने की शुरुआत होती है, और वो होती है हमारे यहाँ पे नाटो के बाद दूसरे अलायंस में। लेकिन जब ये अलायंस हो रहे थे तो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो भारत कोई वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉक्सी वॉर हुए थे, जैसे आप बोल सकते हैं बर्लिन क्राइसिस, साथ में कोरियन क्राइसिस, बर्लिन क्राइसिस, कॉन्गो वॉर, हंगेरियन वॉर, ऐसे बहुत सारे वॉर हुए थे, जैसे आप क्या बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, ठीक है ना, प्रॉक्सी वॉर। इसे हम छद्म युद्ध भी बोलते हैं, पेपर के अंदर ये आता है प्रॉक्सी वॉर क्या होता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यहाँ पे सिंपल शब्दों में आपको समझना क्या है, सिंपल शब्दों में ये समझना है कि मान लीजिए कि कोरिया का युद्ध हो रहा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का युद्ध हो रहा है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या करेगी, ये दोनों आपस में लड़ रही है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और यहाँ पर होगा क्या, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन करेगा, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर देगा यूएसए, और साउथ कोरिया को कौन सपोर्ट कर देगा, यूएसएसआर। देखो ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं, यूएसए यूएसएसआर से नहीं लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट दे रहा है कि तू जा लड़, मैं तेरे साथ हूँ, और यहाँ पे साउथ कोरिया को सपोर्ट दे रहा है यूएसएसआर पीछे से। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सी वॉर। जब महान शक्तियाँ आपस में ना लड़ते हुए, महान शक्तियाँ आपस में ना लड़ते हुए छोटे देशों को सपोर्ट करते रहे, दिस इज कॉल्ड द छापा मार युद्ध, छद्म युद्ध, या साथ में आप प्रॉक्सी वॉर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इन वॉर में ये जो छोटी कंट्रियाँ होती थी, छोटी कंट्रियाँ होती थी और बड़ी कंट्रियाँ अगर इनका सपोर्ट कर रही होती थी, तो मेन रीज़न कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तो मेन रीज़न ये होता था, क्या होता था, जो छोटे राज्य होते थे बड़े ब्लॉक्स में शामिल इसलिए होते थे ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, है ना। जब युद्ध हो रहा है तो बड़ी कंट्रियाँ अगर उनको सपोर्ट करेगी तो उनके लिए फ़ायदा है, साथ में हथियार वेपन्स मिल सकते हैं उन लोगों से, और यहाँ पे इकोनॉमिक, अगर यहाँ पे अगर कुछ युद्ध के टाइम पीरियड में अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी कंट्रियों के साथ उनको मदद मिल सकती है पैसों की। अब छोटी कंट्रियाँ उनके साथ इसलिए मतलब बड़ी कंट्रियों के साथ इसलिए जाती है क्योंकि बड़ी कंट्री को फ़ायदा होता है उनके विटल रिसोर्स से, उनके तेल से, उनके रिसोर्सेज से, साथ में टेरिटरीज़ है उनकी टेरिटरीज़ में कुछ भी बम रख सकते हैं, उनका लोकेशन मैटर करता है ताकि वो अपने आसपास के दूसरे जो यूएसएसआर की कंट्री है उसके चीज़ों पे निगाहें रख सके, है ना। और इकोनॉमिक सपोर्ट तो खैर बड़ी कंट्री को ही मिलता है क्योंकि बड़ी कंट्रियाँ अपना सामान छोटी कंट्री में तो बेचती है ना। तो ये मेन पॉइंट है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू है। छोटे देश बड़े देशों का साथ ऐसे प्रॉक्सी वॉरों में इसलिए दिया करते थे क्योंकि इनका मेन मकसद यही होता था कि वो छोटी कंट्रियों को मदद करेंगे तो इन फ्यूचर वो उनकी भी मदद करेंगे। सो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ये चलता रहा, लेकिन हमने एक अलग चीज़ दी, हमने बहुत ही अलग चीज़ दी, क्योंकि हम जस्ट 1950 में तो हम लोगों ने अपना संविधान बनाया था, हमने लागू कर दिया था 26 जनवरी 1950 में। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपके लाइक से कुछ क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई डाउट लग रहा है, कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब भारत को पता चला कि इतने बड़े बड़े लेवल पे इतने बड़े बड़े लोचे हो रहे हैं तो यार हम क्यों कूदे, हम क्यों जाए यूएसएसआर और यूएसए के साथ। वो महान देश है जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोच लेके बैठे हुए हैं, और हम लोग तो 1950 में जस्ट आज़ादी हुए थे और 1952 के अंदर जाके कंप्लीट हुआ हमारा इलेक्शन। देश में पहले प्रधानमंत्री बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने कहा कि यार हमें नेम को बढ़ावा देना चाहिए। नेम मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष। ओके, इसको बढ़ावा दिया। अब इसको बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नेम के सदस्यों की अगर बात कर ले तो यहाँ पे ये एक थर्ड वर्ल्ड के लिए, कम्युनिस्ट के लिए और साथ में नाटो, दोनों ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग उनके साथ ना जाने वाला, उनके साथ नॉन कोलिशन करने वाला एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रियाँ पहले से आज़ाद थी, पर एशिया में 1950 और 1960 के बाद बहुत सारी कंट्रियाँ आज़ाद होने की शुरुआत कर रही थी,
और जो आज़ाद हुई कंट्री, अगर वो कंट्रियाँ दोबारा से मिलिट्री अलायंस के साथ घुस जाएंगी तो उनका डेवलपमेंट तो कचरे में चला जाएगा। सो दैट इज़ वाई इन कंट्री ने बहुत दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने अपने खुद का नेम बनाया। नेम बनाने का मतलब ये होता है किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ गठबंधन ना बनाना। अगर आप गठबंधन बना देंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई गठबंधन नहीं बनाया गया। इन लोगों ने अपने नेम खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका हेडक्वार्टर आज भी प्रेजेंट टाइम में जकार्ता पे है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में इसीलिए है क्योंकि इंडोनेशिया में पहले हुआ था वांडुंग सम्मेलन। ओके, वांडुंग सम्मेलन हुआ था, अगर आपको किसी को याद हो। वांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, जिसमें हुई बात ये थी कि 19 एफ्रो एशिया कंट्री आई थी बातचीत करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि हमें कुछ इनिशिएट देना चाहिए ताकि हम लोग भी एक तीसरे वर्ल्ड के ऑप्शन के रूप में बन सके। तो यहाँ पे बाद में वांडुंग सम्मेलन के बाद इसको नेम की संज्ञा दी गई। और यहाँ पे जब ये वांडुंग सम्मेलन हुआ तो वो इंडोनेशिया में हुआ था, लेकिन नेम का जब समिट हुआ तो उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे 120 मेंबर थे। एट प्रेजेंट टाइम 17 मेंबर अभी भी इससे जुड़ना चाहते हैं। मेंबरशिप 120 कंट्री हमारे साथ जुड़ चुकी है, नेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ चुकी है, जिनका मेन मकसद क्या है। शुरुआती समय में अगर बात करें तो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी है, यहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी। आपको दोनों में डिफरेंशिएट समझना है भाई। 1955 वांडुंग सम्मेलन अलग है, 1961 अलग है। 1955 में क्या हुआ था? 1955 में हुआ था वांडुंग सम्मेलन। ठीक है, 1955 में क्या हुआ? वांडुंग सम्मेलन। और ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ इंडोनेशिया की कैपिटल में। ओके, इसमें पहली बार बात कर ली गई थी और ये कहा गया था कि इस टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं एक इनिशिएट देना चाहिए, एक नया स्टेप लेना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कहते हैं अपने आपस में जो कम विकसित कंट्रियां हैं वो आपस में मिल सके। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये बात हो गई, देन फाइनली 1961 के अंदर बेलग्रेड शिखर सम्मेलन होता है, और वो होता है कहाँ पे? यूगोस्लाविया के अंदर। यूगोस्लाविया ओके, यूगोस्लाविया, यहाँ पे मीटिंग होती है। देन फाइनली 5 कंट्रियाँ आपस में मिलती है। ये 5 मेन मेंबर है जिन्हें आप फाउंडिंग मेंबर बोल सकते हो। यहाँ पे इंडिया से आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर हमारे नेहरू जी, सुकर्णो यहाँ से इंडोनेशिया से है, इजिप्ट से है नासिर। ठीक है ना, ये मेन लोग हैं। इजिप्ट से हैं, यूगोस्लाविया से हैं और घाना से। 5 कंट्रियां हैं जो इन 5 कंट्रियों ने बेलग्रेड के अंदर मीटिंग करी, जो यूगोस्लाविया की राजधानी है, 1961 में। एंड देन फाइनली इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने नेम को बना दिया। नेम बनाने का मेन मकसद कि जो कंट्रियां नॉन डेवलप्ड है, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रियां हैं, वो बड़े अलायंस के साथ ना जाएं, क्योंकि उनके रिसोर्स का मिसयूज हो सकता है ना। सो इस हिसाब से अब आप 3 वर्ल्ड देख सकते हैं। ये 3 वर्ल्ड वो है जो क्या कहते हैं तीसरी दुनिया थी, ये तीसरी दुनिया है। ओके, ये पहली दुनिया है जो कैपिटलिज्म है, और ये दूसरी दुनिया है जो कम्युनिज्म है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बुक के अंदर पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड बताया हुआ है। अब यहाँ पे ये मेन कंट्रियाँ हैं जो उस समय पे 25 कंट्रियाँ आई थी, 25 कंट्रियों ने साथ दिया था। 25 कंट्रियों ने, 29 कंट्रियाँ वांडुंग सम्मेलन में मिली थी, लेकिन 25 कंट्रियों ने साइन किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट में। अब यहाँ पे इसका मेन फैक्टर ये था कि आपस में कंट्रियाँ एक तरीके के प्रिंसिपल्स को बनाएंगी, और यहाँ पे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो अफ्रीका की होगी वो साथ में आएगी। इसका मेन मकसद ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो मिलिट्री अलायंस है उनके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे नेम जो है एक तरीके का मीडिएटर है। अगर 25 कंट्रियों के बीच में या जो बाद में कंट्रियां जुड़ी है उनके बीच में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो नेम इनके डिस्प्यूट को संभालने की कोशिश करेगा। ये वो सारी अभी तक मीटिंग हुई है। लास्ट मीटिंग आप देख सकते हो 25 अक्टूबर 2019 में हुई थी। अल अजबेरियन जो भी एक जगह है यहाँ पे हुई थी। ठीक है, इंडिया के अंदर भी मीटिंग हो चुकी है, 1983 के अंदर मीटिंग हुई थी। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे हमारे कौन पीएम थे वो आप आगे जाके पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो डीपली आपको समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेम, और नेम की शुरुआत इस तरीके से हुई थी। अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जल्द ही हम वीडियो के अब चौथे पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम आगे और डीपली बात करेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।